बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सबका वीकेंड बहुत खुशगवार गुजरा होगा और मैंने तो कोशिश की कि अपने वीकेंड को भरपूर अंदाज में एंजॉय करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से काफ़ी हालत जो है वो डाउन थी। और इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करनी है कि इवन दो महसूस तो ऐसा हो रहा है कि मौसम कुछ सेटल हो रहा है, सर्दी कुछ कम हो रही है, लेकिन स्पेशली पंजाब की साइड पे, KPK की साइड पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे कि अभी भी एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। शिद्दत सर्दी की ज़रूर कम हुई है, लेकिन सर्दी फिर भी है, इसलिए कपड़ों के लेयरिंग ज़रूर करें, लेयर्स के अंदर कपड़ों को पहनें और अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। उसके साथ साथ एक इंसिडेंट जो पिछले दिनों मैंने विटनेस किया, जिससे मैं थोड़ी सी परेशान भी हुई। वैसे तो ये काफ़ी रेगुलरली चीज़ें होती हैं और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम अभी भी इन चीज़ों को करने से बाज नहीं आते। हुआ ये कि एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक थी। जब मेरी गाड़ी ज़रा सी आगे पहुंची तो मैंने राइट साइड पे देखा कि एक बाइक वाले का और एक गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हुआ है और बाइक वाला जो है काफ़ी ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी और लोग जो हैं वहाँ पे खड़े वीडियोस बना रहे थे। तो इस बात पे मैं हैरान भी हुई और अपसेट भी हुई कि भाई क्या हम सबका खून सफ़ेद हो गया है? क्या हम रियलाइज़ नहीं करते कि ये कितनी गलत बात है? 1122 को फ़ोन करना, पुलिस को फ़ोन करने के बजाय, एम्बुलेंस को फ़ोन करने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि दूसरा इंसान जो है उसको कितनी चोट लगी है और कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो बन सकती है। थोड़ा सा सोशल मीडिया को साइड पे करें और अपने अंदर की इंसानियत को थोड़ा सा जगा के रखें। ये मेरा उन लोगों को मशवरा है जो इस किस्म के काम करते हैं। व्यूअर्स देखें, खून जब इंसान का बह रहा होता है ना, तो हमें नहीं पता होता कि उसको किस किस्म की चीज़, किस किस्म की चोट, किस किस्म की ठेस लगी है। हमें फ़ौरन से पहले हमेशा पुलिस से, 1122 से, एम्बुलेंस सर्विस से रब्ता करना चाहिए ताकि प्रॉपरली आके ऐसे शख्स को हस्पताल पहुंचाया जाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ वीडियोस और इस किस्म की चीज़ों से इज्तनाब करें। ये चीज़ें हमें कुछ ऐड नहीं करती, शायद फॉलोअर्स कुछ ऐड कर देती हैं लोगों की ज़िंदगी में, बट ये एक हॉरिबल सी चीज़ है। और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई कि आजकल की दुनिया में जहाँ पे हमारे पास इतनी अवेयरनेस है, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये बात कितनी गलत है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे खून की बात हो रही थी, खून बहने की बात हो रही थी, तो आज खून की अहमियत पे आपसे बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, खून एक ऐसी चीज़ है जो हम सब की रगों में दौड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा खून हर इंसान के जिस्म में होता है। सबसे ज़्यादा मिकदार अगर किसी चीज़ की हमारी बॉडी में होती है तो वो उस लिक्विड की होती है जिसका नाम है खून। खून का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने गुर्दों का भी ख्याल रखें, हम अपने जिगर का भी ख्याल रखें, दिल का बड़ा ख़ास ख्याल लोग रखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो हम बड़ी ख़ास एहतियात करते हैं। लेकिन अगर खून से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्पेशली अगर अनीमिया जैसी बीमारी हो, यानी कि खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी, तो अनीमिया जैसी बीमारी में हम उसको ख़ास सीरियसली नहीं लेते, जबकि डॉक्टर्स बताते भी हैं कि भाई आपके अंदर खून की कमी है, आपको इसका इलाज करना चाहिए, जिसको हम फौलाद या आयरन कहते हैं, राइट। सो आयरन की अगर कमी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए, हमें प्रॉपर उसके सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी रगों में दौड़ रही है, जो सबसे ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी में है खून, हम उसी का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, एक और चीज़, हमारे मुल्क में थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस एक बड़ी कॉमन चीज़ है। कज़न मैरिजेस में जब दो थैलेसीमिया माइनर के लोगों की आपस में शादी होती है तो फिर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होने का बहुत बड़ा चांस होता है। थैलेसीमिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर बड़े सालों से बार बार हमने बात की है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, अल्टीमेटली अपने खून का ख्याल रखना और अपने खून की प्रॉपर नशोनुमा करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब खून की नशोनुमा कैसे हो सकती है? हमारी डाइट के थ्रू, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेके, अपने जिस्म का ख्याल रख के। देखिए व्यूअर्स, ये खून ही है जो हमारे जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के अंदर डिफरेंट चीज़ें पहुंचाता है, और अगर हम अपने खून का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जी, अगर आप खून डोनेट कर सकते हैं, अगर आप हेल्दी इंसान हैं और आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो खून को ज़रूर डोनेट किया करें, क्योंकि खून की कमी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और ये एक बड़ा सीरियस इशू है।
सो प्लीज़ व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम को गौर से देखिएगा, क्योंकि हम खून डोनेट करने की भी बात करेंगे, अपने ब्लड को बेहतरीन लेवल और क्वालिटी पे कैसे लाया जा सकता है, और वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें हमें ख़ास एहतियात करनी चाहिए। व्यूअर्स, खून की इम्पोर्टेंस उस बंदे से पूछें जो अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है और उसको खून के मतलब उसको ब्लड की ज़रूरत है। जो ऑपरेटिंग टेबल पे हॉस्पिटल में जब कोई इंसान पड़ा होता है और उसको खून की ज़रूरत होती है और खून नहीं मिल रहा होता, तो उस इंसान को जेन्युइनली पता होता है कि खून की वैल्यू क्या है। सो ब्लड से रिलेटेड हम बात करेंगे, ब्लड से रिलेटेड डिटेल्स लेंगे, और ऑफ कोर्स ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ये वो दिन है जब ड्राइव्स भी होती हैं और बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं कि खून डोनेट करना कितना ज़रूरी है। और व्यूअर्स, खून तो आपके जिस्म का एक सदका है, और खून हम सब लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर हम खून डोनेट करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खून डोनेट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप डोनेट कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल हेल्दी इंसान हैं, तो ज़रूर खून डोनेट करें। क्या पता आपकी खून की एक बोतल डोनेट की हुई किसी की जान बचा ले, किसी की ज़िंदगी को बचा ले। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए। व्यूअर्स, यहाँ पे आपके साथ राब्ते की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगी। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब भी मुझे कभी कभी ना मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग विद जुगन वाला फेसबुक का पेज याद आ जाता है, बट मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। आपके साथ उस पर हम बहुत सी डिटेल्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। हमारे साथ है अब शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए ज़ूफ़िशा का मतलब क्या है? बड़ा ही खूबसूरत नाम है। ज़ूफ़िशा का मतलब है सुबह की पहली किरण। अच्छा, सुबह की रोशनी। तो एक बात बताओ ज़ूफ़िशा, घर पे बुलाते क्या है? मतलब काफ़ी उस तरह से वो वाला नाम है ना, जिस तरह मेरा नाम मेहर बानो है, तो प्यार से मुझे बानो कभी बुला लेते थे, या मेहर बुला लेते। बेटी का नाम नूर बानो है तो बानो बुलाते। तो आपको ज़ूफ़िशा ही बुलाते हैं या कोई पेट नेम भी है? वैसे तो अमूमन मिलते जुलते नाम लिए जाते हैं ना, तो ज़ूफ़िशा को ज़ूफ़ी भी कर दिया जाता है अक्सर, लेकिन मेरे अब्बा मुझे बुब्बा कहते थे। क्यूट, व्हाट अ क्यूट नेम। अच्छा, तो मुझे ये बताइए शेफ़ ज़ूफ़िशा कि आप आज क्या बनाने जा रही हैं? मैं आज बना रही हूँ हरा भरा चिकन। जी, जैसे सर्दी है तो आजकल हरा प्याज आ रहा है, तो फिर उसी को यूटिलाइज करें। तो रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। जी जी ज़रूर। इंग्रेडिएंट्स, ठीक है जी। हरा भरा चिकन के लिए चाहिए हमें मुर्ग 1 किलो, तेल आधा कप, दही 1 कप, प्याज 2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 1 कप, हरा प्याज 1 कप, हरी मिर्च 1 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, अदरक गार्निश के लिए। ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए हमने एक प्याज लिया, उसको काट लिया और उसको ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद उसको निकाल लिया। फिर उसी ऑयल में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन को उसको हल्का सा सौते किया, जैसे वो अपना कलर चेंज कर दे। और फिर जो हमने ब्राउन किया हुआ प्याज है, वो हरा धनिया, हरा लहसुन, ये सारी चीज़ें दही डाल के उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है। और फिर हमने वो पेस्ट उसमें ऐड करना है, देन उसकी बुनाई करनी शुरू कर देनी है। और जब हमने देखा कि चिकन पक चुका है, तो आप उसको अदरक की गार्निशिंग करें और हरी चटनी बनाएं साथ में, सैलेड वगैरह बना के। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप गरम गरम रोगनी नान के साथ खाएं। रोगनी नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, एक्चुअली वाइट राइस के साथ भी बड़ी मजे की कॉम्बिनेशन जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सो बात ये कि खा तो किसी भी चीज़ के साथ आप सकते हैं, बस मेन डिश मज़े की बननी चाहिए। तो देखते हैं कि आज शेफ़ ज़ूफ़िशा हमें क्या बना के खिलाती है। मुझे तो नाम ही बड़ा पसंद आ गया। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स खून की अहमियत और किस तरह से हम अपने खून को हेल्दी बना सकते हैं। आज का प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा जिनको डॉक्टर ने बताया है कि उनके अंदर खून की कमी है या फलात की कमी है। तो हम ये भी बताएंगे कि उसको हम खुराक के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं, और फिर मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि लुकीमिया भी होता है, जो खून का कैंसर होता है, अनीमिया होता है, कभी कभी प्रेगनेंसी में ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा खून की कमी का शिकार हो जाती हैं, और वेरियस थैलेसीमिया, तो बहुत सी बीमारियाँ हैं। और आखिर खून और ब्लड ग्रुप्स और ये सारा कुछ क्या होता है, तो ये सारी डिटेल्स हमें मिलेंगी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमारे साथ डॉक्टर आसिफ ज़हीर भट्ट हैं, MBBS MD, डायबिटीज़, लिवर, ब्लड प्रेशर एंड एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट हैं। आप बेसिकली डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के एक्सपर्ट हैं। आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आप PAFP गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ पे भी मैंने आपसे किसी दिन बात करनी है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है और अब तो बच्चों को भी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हैरान कुन लेवल पे कि मतलब बच्चे बड़े जो प्रिवेंटेबल डायबिटीज़ भी है वो भी लोगों को इतनी कॉमनली हो रही है। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली आपसे खून पे बात करना चाहूँगी बिकॉज वो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ही है। एग्जैक्टली जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं खून की हमारे जिस्म में खून की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेसिकली ब्लड जो है वो जिस तरह के हमारे जिस्म में हार्ट है, लीवर है, ब्लड इट्सेल्फ इज़ अ होल ऑर्गन, एक पूरा ऑर्गन है आपका। अब इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है। इस होल कम्बिनेशन को हम ब्लड कहते हैं। अब ब्लड का हमारी बॉडी में सर्टेन टाइप ऑफ वर्क्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना, हमारे फेफड़ों तक लेके जाना, फिर उससे हमें वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज तक ब्लड को पहुंचाना, फिर हमारे सर्टेन एंटीजन्स हैं उनको लेके चलना, हमारे ब्लड इन्फेक्शंस को दूर करना, हमारे ब्लड जितनी इम्यूनिटीज़ हैं, ये सारी जितने इन्फेक्शंस आएंगे चाहे बैक्टीरियल हैं, पैरासाइटिक्स हैं, ये सारा ब्लड फर्स्ट फाइट ब्लड करता है हमेशा। तो एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, खून की अगर हम देखिए, खून एक अहम चीज़ तो है लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस खून को क्यों दी जाती है? गुर्दे की प्रॉब्लम होती है तो लोग बड़ा उसको सीरियस लेते हैं, अगर डायबिटीज़ भी हो जाती है उसको भी सीरियस ले लेते हैं, लेकिन खून के अंदर अगर कोई कमी होती है, कोई मसला होता है तो उसको कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया जाता। ये क्या प्रॉब्लम है? उसकी सबसे बड़ी मसला ये है कि लोगों को ये लगता नहीं है कि जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि ऑर्गन है पूरा, ब्लड इज़ होल ऑर्गन। लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है कि जैसे कि अगर हार्ट काम करना बंद कर जाए तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, गुर्दे ख़राब हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा। तो लोगों को इसकी अहमियत का प्रॉपर अंदाज़ा, लोग समझ जैसे जस्ट लाइक अ वाटर है तो वाटर, बट इसके बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमारे बॉडी को सबसे अहम ज़रूरत है। जैसे कि आपके थोड़ी देर के लिए आप हार्ट ब्लड ब्रेन को सप्लाई ना कर पाए तो योर ब्रेन इज़ टोटली शट डाउन। लोगों को अक्सर वेंट पे लगाया होता है हॉस्पिटल्स के अंदर कि हार्ट इज़ स्टिल वर्किंग बट ब्रेन इज़ शट डाउन। क्यों क्या हुआ? जो ब्लड खून ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाया। और बात यह है कि डॉक्टर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर खून को हम इतना नॉन सीरियसली लेते हैं जितना पानी को, तो फिर जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो पानी की बोतल क्यों नहीं लगाते? एग्जैक्टली खून ही लगाना पड़ता है ना, क्योंकि उसका नेमुल बदल ही खून है। और आपको प्रॉपर जिसका भी खून लगाना है उसको स्क्रीन करके, उसको टेस्ट करके फिर लगाया जाता है कि कहीं किसी और की कोई प्रॉब्लम आपके अंदर ना शिफ्ट ना हो जाए। सबसे मेन इशू ये है। ब्लड की मेन इंपॉर्टेंस है। जब हम लोग अक्सर हॉस्पिटल्स में होते हैं तो हम पेशेंट कहते हैं जी 1 या 2 बोतल खून की, जिसे हम अपनी ज़बान में पिंट बोलते हैं, 1 पिंट 2 पिंट अरेंज कर लिया जाए। तो पेशेंट सबसे ज़्यादा परेशान होता है। सब मोस्टली होते हैं, फैमिली में लोग होते हैं, स्मोकर्स हैं, इस तरह के। तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों का ब्लड लगवाया जाए जो कि बिल्कुल स्क्रीनिंग से पाक हो, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। फिर हम उनको एक पूरा नामा देते हैं, एक हमारा एक चार्ट होता है कि अब इसके ऊपर हमने आपसे कॉन्सेंट लेना है कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड लगने के दौरान कोई रिएक्शन हो जाए। फिर वो अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये क्यों लिखवाया जा रहा है, ये कोई ऑपरेशन थोड़ी हो रहा है। फिर उनको वहाँ पर आगाही बताई जाती है कि ब्लड एक होल सेल्फ इज़ ऑर्गन। तो जब तक ये हम नहीं कर पाएंगे तो तब तक ये बेहतर नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, खून किस केस में लगाना पड़ता है, ज़रा ये भी क्लियर कर दें। बेसिकली ब्लड की बहुत सी बीमारियां हैं, बड़ी नामी ग्रामी बीमारियां जो हमारे पाकिस्तान में भी हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम्स है। ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, एनीमिया है, थैलेसीमिया है। फिर थैलेसीमिया की टाइप्स हैं, थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया मेजर है। कुछ हेरिडिटरी कॉज हैं, आपकी जेनेटिक कॉज में आती हैं जो कि पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स कैरियर होते हैं, आपकी वालदा कैरियर होगी या फादर कैरियर होंगे या दोनों में से एक कैरियर होता है, वो बच्चे में आ सकता है, एक बच्चे में आ सकता है, 2 बच्चों में आ सकता है। तो ये पूरी स्क्रीनिंग होती है। तो ये जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर लोड रखते हैं, देखते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर होता है।
अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये भी सुना है कि आजकल एक और नया नॉनसेंस किस्म का ट्रेंड आ गया है कि लोग अगर उनको पता चलता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है या वटेवर है या नीमिक है तो जाके खून लगवा लेते हैं, इंसिस्ट करके कि जी हम हमारे पास डोनेट करने वाला बंदा, आप हमें खून लगा दें। थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें कि खुद डॉक्टरी ना झाड़ा करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब लोगों में एक हम चेक करते हैं एनीमिया या थैलेसीमिया कॉज कैसे हुआ, उसके लिए हम एक सीबीसी करवाते हैं, जिसे कहते हैं टोटल ब्लड काउंट कहते हैं हम। उसके अंदर हम हीमोग्लोबिन और आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट यही है ना, सीबीसी है, ही क्योंकि सीबीसी के ऊपर डॉक्टर फर्स्ट डायग्नोज करता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमने किस वर्ड चलना है। आया कि उसका हीमोग्लोबिन जो कि HB लो है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी आ रही है, उसमें B6 B12 डेफिशिएंसीज आ रही हैं। ये भी ब्लड के बहुत अहम से वाइटामिन हैं, अगर इनकी मिकदार मुकम्मल नहीं होगी, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं। अब RBCs का काम क्या है, हमारे जिस्म में जितना अच्छे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे उतनी अच्छी ऑक्सीजन कैरी करेगा ब्लड। अच्छा। जितनी अच्छी ऑक्सीजन कैरी करेगा उतना अच्छा हीमोग्लोबिन बनेगा। और हीमोग्लोबिन बनने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है आयरन, फौलाद। जब तक ये ही नहीं होगा, और पाकिस्तान में मोस्टली बच्चे एंड टू बी ऑनेस्ट फीमेल्स, ख़वातीन सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वाइट ब्लड सेल भी समझा दें कि क्या होते हैं। तो लाल जो खुली होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो तो ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। ये वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? बेसिकली वाइट ब्लड सेल आर द डिफेंडर ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे बॉडीगार्ड्स हैं हमारे। बॉडीगार्ड्स है, जैसे कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फौजें बैठी हुई हैं, और वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर आएंगे तो उसी वक्त ही वो अपनी बंदूकें सीधी कर लेंगे, देयर इज़ नो एंट्री। तो सेम हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये बेसिकली हमारे डिफेंडर्स हैं। अब इनके अंदर फिर कुछ और, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एसिनोफिल्स होते हैं, ये कमांडोज, ऐसे कमांडोज जो कुछ ने गुरिल्ला एक्शन करना है, किसी ने कोई एक्शन करना है। तो सेम लाइक दे वाइट ब्लड सेल हमारा डिफेंडर सेल्स हैं। इन्फेक्शन आया, उन्होंने डिटेक्ट किया, खुद से इम्यूनिटी सेल्फ जनरेट की, इम्यूनिटी सेल निकाले, उनको ख़त्म किया। व्हेन इन्फेक्शन इज़ अलॉट, तब वाइट ब्लड सेल डाउन होने लग पड़ते हैं, गिरने लग पड़ते हैं, और फिर ये डिफरेंट प्रॉब्लम काज करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फेरेटिन क्या होता है? बेसिक क्योंकि सॉरी मैं इसके पीछे क्योंकि मुझे खुद मेरे किसी एक बच्चे को, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू हु, कि फेरेटिन लेवल बहुत लो आया। एक्चुअली बाल गिर रहे थे बहुत ज़्यादा, दूसरे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए। जब ब्लड टेस्ट कराया तो CBC बिल्कुल नॉर्मल, हीमोग्लोबिन 13 पॉइंट समथिंग। अब समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। मज़ीद टेस्ट किए तो पता चला कि फेरेटिन भी कोई चीज़ होती है। तो ये क्या माजरा है? बेसिकली सीरम फेरेटिन जो है वो आयरन स्टडीज़ के अंदर आता है। कि जब हम आयरन स्टडीज़ करते हैं, आयरन इलेक्ट्रोफोर्सिस करते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन HB तो नॉर्मल है, इट्स मीन कि आयरन बन रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो स्टोर्ड नहीं हो पा रहा। तब हम सीरम फेरेटिन लेवल को चेक किया जाता है कि स्टोरेज ऑफ आयरन बॉडी के अंदर कितनी है, वो हो रही है या टूट रही है, इट्स सेल्फ टूट रही है, या उसके अंदर किस चीज़ का अबनॉर्मेलिटी आ रही है। फिर वहाँ पे हम आयरन स्टडीज़ करते हैं। बेसिकली फेरेटिन इज़ अ एक्टिव फॉर्म ऑफ आयरन। तो यानी कि वो भी अनीमिक इंसान ही है। यानी कि अगर किसी का अनीमिया समझ नहीं आ रही लेकिन सिम्टम्स फिर भी अनीमिया के आ रहे हैं तो फिर फेरेटिन भी चेक कराना चाहिए। बट ये डॉक्टर के ऑब्वियसली, ये डॉक्टर की वजह, जब जैसे कि वो CBC किया उसने, अब CBC के अंदर पूरी प्रोफाइल होती है। आप HB चेक करते हो, हेमाटोक्रिट चेक करते हैं आप। एक सबसे अहम चीज़ है एनीमिया को कॉज करने के लिए मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, MCV होता है। MCV बेसिकली हमारे आयरन के स्टोरेज को बताने का ज़रिया है, जो कि हमारी बॉडी में 76 फीकोलीटर से 96 फीकोलीटर तक होता है। 76 बिलो चला जाए तो फिर हम देखते हैं कि एनीमिक तो है, बट विच काइंड ऑफ एनीमिया है। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हो जाता है, थैलेसीमिया में होता है। 96 टू अबव चला जाए तो फिर हम उसमें कोई और कॉज देखते हैं कि मे बी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया चल रहा है। तो ये तो एनीमिया के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बहुत सी फॉर्म्स। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर ज़रा खुराक का बता दें, क्योंकि फिर उसके बाद मैं थैलेसीमिया की तरफ बढ़ूंगी और लुकीमिया की तरफ। मुझे पहले ये बताएं कि अगर कोई अनीमिक है, क्योंकि अक्सर लोगों को कहा जाता है आप में खून की कमी है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर अब पूरा ये तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे ना, फॉलिक है। अब अगर आपके अंदर आयरन की कमी है, खुराक के थ्रू हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? जी बेसिकली आयरन जो सी है वो हमारी नॉर्मल घर की जो खुराक है। बेसिकली हम जब भी किसी को आयरन डेफिशिएंसी या थैलासीमिक पेशेंट हो जाता है या ब्लड का कोई भी डिसऑर्डर आता है तो उन्हें मोस्टली
हम इन्हांस करते हैं कि आप लीफी वेजिटेबल्स लें, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे अच्छा। कि ब्रोकली होगी, आपकी पालक होगी, आपका उसके बाद आपके आइसबर्ग हो गए, ये जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर उसके बाद कैप्सिकम के अंदर जिस शिमला मिर्च हम बोलते हैं, इसके अंदर बहुत ही एनरिच आयरन पड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें, बीट रूट लिया जाता है, चुकंदर बहुत चुकंदर अच्छा लिया है। जाता है, गाजरें, इनका जूस लिया जाता है। फिर उसके बाद अब मेन चीज़ ये है और कि सेब में भी होता है, यानी कि अगर आप ABC जूस जो होता है, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट, यानी कि सेब, चुकंदर और गाजर का जूस ऐसे शख्स को डेली पिलाएं तो वो सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा बेहतर है। बट मेन थिंग कि जब आयरन है। बट ये तो आपने नॉन हीम फॉर्म्स है ना। नॉन हिम फॉर्म्स है, बट अब इसका एक तरीकाकार है, जैसे कि आयरन आपके अंदर बन तो रहा है, बट आयरन को अब्जॉर्प्शन चाहिए विटामिन सी से। जब तक आपके अंदर विटामिन सी लेवल नहीं प्रॉपर होगा, आपकी आयरन अब्जॉर्ब नहीं अच्छी तरह होगी। ठीक है। ये भी चीज़ है। और विटामिन सी आपको देखिए, जैसे कि हमारे पास किन्नू आजकल किन्नू इतने आजकल चीज़ें। इतना अच्छा चल रहा है, कीवी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी है, फिर आपके सिट्रस फ्रूट के अंदर बहुत ज़्यादा है, ग्रेप फ्रूट के अंदर विटामिन सी है। तो ये है वो जो इनएक्टिव और फॉर्म्स हैं। गाजर में भी तो होता है। गाजर में भी है, बट द रिच फॉर्म जो सी है वो ग्रेप फ्रूट्स आ गए, सिट्रस फ्रूट, कोई भी ऐसा आ गया, जितने भी अच्छा, फ्रूट्स लोग हैं। कहते हैं गोश्त ज़्यादा खाओ, कलेजी खाओ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कलेजी खाना बेहतर खजूर है। में भी बाय द वे आयरन जी, खजूर में भी है। कलेजी खाना बेहतर है, बट द थिंग इज़ दैट कि कलेजी किस फॉर्म में आप खाओ। द थिंग इज़ दैट कि आप उसे बिल्कुल पका, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, पकाया जाता है, पकाया जाता है, पकाया जाता है, कि उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टोटली फिनिश हो चुके होते हैं। उसको बॉयल्ड लिवर को बोला जाता है। अगर आप वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में बहुत से लोग इसको बॉयल्ड, जिन लोगों को लिवर प्रॉब्लम आ रहा होता है, ब्लड प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो उनको बॉयल्ड लिवर दिया जाता है अच्छा। कि आप बॉयल्ड लिवर खाओ, उससे आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। पाकिस्तान में तो लोग वो सालन के अंदर कलेजी खाने लग पड़ते हैं कि इससे शायद हमें ताकत आ जाएगी। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, दीज ऑल आर मिथ्स। तो उसका एक तरीकाकार है, वो भी आप अपने फिजिशियन से पूछ सकते हैं कि खाने का तरीकाकार क्या है। और जितनी ये वेजिटेबल्स के अंदर हैं, कहते कीमा फ्रूट्स के खाना अंदर चाहिए हैं, ज़्यादा, मटन का, बीफ का। जब एनीमिक हो आप, क्योंकि बीफ के अंदर विटामिन B6 B12 है। ठीक है। B6 B12 भी एनीमिया की डेफिशिएंसीज की वजह से है। अच्छा। B6 और B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। जब आपके अंदर B6 B12 प्रॉपर नहीं होगा, आपके RBCs नहीं बनेंगे, वो टूटने लग पड़ेंगे। ठीक है। फिर उसकी भी एक कॉज है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के आपके जो सेल्स हैं वो सिकल सेल यानी कि इस शेप में बन जाएंगे, इस तरह 6 शेप में बन जाएंगे। तो वो भी एक कॉज है कि वो हीमोग्लोबिन को, आयरन को बाइंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने अभी खुराक बताई, ये थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए भी मुफीद है? मुफीद है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सी हम चेंजिंग्स लेके आते हैं खुराक के अंदर। उनके लिए कोशिश ये उनको करते तो हैं, खून लगना ही लगना होता है उनको ना? लगना ही लगना है खून, बट उसकी भी 2-3 टाइप्स हैं। जैसे कि थैलेसीमिया मेजर और माइनर्स आ जाते हैं। माइनर में तो बहुत, लेकिन वो भी बीटा देयर इज 2, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा पाकिस्तान में तो कम है, बट द मोस्ट कॉमन जो है वो बीटा थैलेसीमिया, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा है। और बीटा के भी माइनर जो उनकी, वो तो देयर इज़ नो इशू, आप नॉर्मल आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहें, बट अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन कि ओवरडोज ऑफ आयरन इज़ आल्सो नॉट गुड। आयरन की टॉक्सिसिटी जो सी है वो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स और काज कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ कर सकती है। आपको न्यू रिसर्च चाहिए कि ओवरलोड ऑफ आयरन आपको डायबिटीज़ भी कर सकती है। ओवरलोड ऑफ आयरन आपके ब्लड क्लॉट ज़्यादा करने लग पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको और मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो मेजर कॉज है थैलेसीमिया की, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन थ्रू द लाइफ चलता है। बट बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, दे सर्वाइव वेरी वेल आफ्टर थैलेसीमिया मेजर भी उनको हो जाए, ट्रांसफ्यूजन चलती रहती हैं उनकी, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ। अच्छा फाइनली डॉक्टर साहब, जो एक और जो बात करनी है, मतलब लुकीमिया तो खैर आपको अपने प्रॉपर फिर डॉक्टर के थ्रू उसको कराना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट ब्लड कैंसर में भी एहतियात करनी पड़ती है, और उसमें फिर जो प्रॉपर कैंसर की एहतियात होती है उसको आगे लेके चलना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगर क्योंकि गुफ्तगू को अब हमने कंक्लूजन की तरफ लेके जाना है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बता दें कि ब्लड ग्रुप्स का क्या अमल दखल होता है? मतलब क्योंकि अगर मैं बी नेगेटिव, जैसे मेरा बी नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, आपका अगर ए पॉजिटिव है, तो हमें एक दूसरे को। बी नेगेटिव इज़ अ रेयरेस्ट ब्लड जी। दुनिया पूरे में जो रेयर ब्लड्स आते हैं उनमें बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव है एंड ओ नेगेटिव है। बट मोस्ट रेयरेस्ट है जो उनसे कि 6.6 पॉपुलेशन पे है, वो है
बी नेगेटिव। जी, जब कभी खून की ज़रूरत एक दो दफ़ा ज़िंदगी में पड़ी तो बड़ा मुश्किल मिला था बड़ा खून। डिफ़िकल्ट होता है मिलना। और अच्छा, ब्लड की बेसिकली टाइप्स है ना, ए है, ओ है, ए बी है एंड बी पॉजिटिव बी है। अब ए के भी एंटीजन्स है, ए एंटीजन है, बी है, उसमें ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है। ठीक है। फिर बी की टाइप्स हैं, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। फिर ए बी ग्रुप है जिसमें ए बी भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है। अब हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जैसे कि ए बी पॉजिटिव, वो सबसे ब्लड उसको मिल सकता है, बट वो दे दूसरे को ही सकता है, ए बी पॉजिटिव को। ओके। उस वो फॉर एग्जाम्पल उसको ओ भी लग सकता है, ए भी लग ए सकता भी लग सकता है। है। लो जी, 2 बच्चे तो मेरे ए बी पॉजिटिव है, अल्लाह का शुक्र और है। जो डोनर है बेसिकली, जो सबको ब्लड दे सकता है, दैट इज़ ओ नेगेटिव। वो सबको ब्लड दे सकता है, ओके, लेकिन उसको मिलना सिर्फ ओ नेगेटिव से ही है। ठीक है। जब जैसे कि ए पॉजिटिव वाले ब्लड हैं तो वो ए पॉजिटिव से भी उनको मिल सकता है, ए बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ओ पॉजिटिव भी उन्हें दे सकता है और ओ नेगेटिव भी उन्हें दे सकता है। अच्छा, और A ए बी positive। नेगेटिव? ए बी नेगेटिव जो उनसे है वो बेसिकली ए बी नेगेटिव से या ओ नेगेटिव से, ठीक है, ये बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है। तो जब भी हम ब्लड लगवा रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो क्रॉस मैच सबसे अहम चीज़ होती है बिल्कुल ठीक है। कि एक पेशेंट का क्रॉस मैच करे। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इमरजेंसी में एक पेशेंट आ गया और मुझे नहीं अंदाज़ा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और मेरे पास टाइम नहीं है, उसको सीवियर ब्लीडिंग है, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, मैं इमरजेंसी में खड़ा हूँ, मेरे पास पेशेंट आ गया, अब हमने उसका ब्लड देखा है, लॉस शॉक में चला गया है। इंसानी जिस्म के अंदर एटलीस्ट 10 पिंट्स ऑफ ब्लड होता है, एटलीस्ट यानी कि 5 लीटर हम बोलें, 5 लीटर खून इंसानी जिस्म के अंदर होता है। अब 5 लीटर खून अगर एक पेशेंट मेरे पास आया है सीवियर हेड इंजरी से आ गया, या उसकी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया जो उसकी टांग कट गई, गिरा था, एक्सीडेंट हुआ, वो ये ट्रेन पटरी के नीचे आ गया, या अल्लाह। और मेरे ख्याल से उसके अंदर 1 पिंट ब्लड रह गया था। आय हाय, ओह, हमें ब्लड बैंक भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, कोई 4-5 पिंट हमें ओ नेगेटिव के मिल गए। अल्लाह की तरफ से उसकी जान बची हुई थी, वो बच गया बंदा, पेशेंट बच गया, पेशेंट सर्वाइव। बट एट दैट टाइम हमने सिर्फ ओ नेगेटिव दिया। अब हम उसमें अगर क्रॉस मैच करने बैठ जाते, लोग देखने लग पड़ते, तो जिसके अंदर 1 पिंट ब्लड रह गया तो वो तो फिर उससे तो बचना ही नहीं बचना ही था। तो सबसे सेफेस्ट होता है हम ओ नेगेटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आपको पता ही नहीं है तो आप ओ नेगेटिव ब्लड दे देते हैं। अच्छा, ओके, वंडरफुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपसे ली ब्लड से रिलेटेड, और इंशाल्लाह आपको हम फिर तकलीफ देंगे जब हमें डायबिटीज़ पे आपसे डिटेल्स देनी है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी प्रेवलेंट एक ऐसी बीमारी है जो मैनेजेबल तो है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते। एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, 2008 में पाकिस्तान डायबिटीज़ में 8वें नंबर पे था। रीसेंट डाटा के अंदर पाकिस्तान टॉप 3rd में आ चुका है, 3रे नंबर पे पाकिस्तान है डायबिटीज़ के अंदर। एटलीस्ट एवरी ईयर पाकिस्तान में ही 2 to 3 lakhs people they are dying because of diabetes। जबकि व्यूअर्स ये जानलेवा बीमारी है नहीं, इस अनलेस आप इसको बिगड़ने न दे। डायबिटीज़ तो इतनी अच्छी मतलब मैं अक्सर कहता हूँ कि ये लाड वाली बीमारी है कि अगर आप इसका अच्छे तरीके से लाड और इसको समझा लेंगे तो पूरी लाइफ आपको कुछ नहीं कहेगी, बड़े सुकून से गुजर सकती है। छोटी सी, जैसे कि वसीम अकरम 20 साल की उम्र में इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, बट स्टिल ही इज़ वर्किंग वेरी वेल एंड माशाल्लाह वेरी वेरी फिट ऑल्सो। सो वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, एहतियात हमेशा बेहतर है, और अगर कोई खुदा न खास्ता इशू हो जाता है, जो हमने ब्लड पे स्पेशली बात की व्यूअर्स, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम अपने जिस्म के इतने बड़े ऑर्गन जिसको हम खून कहते हैं उसको हम सीरियसली नहीं लेते। और ये वो हमारे खून का ऑर्गन है जो हमारे पूरे जिस्म से गुजरता है। गुर्दा जो है वो दिल के से कनेक्टेड नहीं होता, इन द सेंस कि मतलब वो उससे जाके लगता नहीं है, खून तो पूरे जिस्म से तो गुजरता है। तो अगर ब्लड का कोई इशू हो तो फिर उसको रिजॉल्व भी करना चाहिए बेहतरीन अंदाज में, और डॉक्टर से, मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ हमारे मुल्क की एक सुपरस्टार, हमारे मुल्क की तो नहीं कह सकते, बड़े 27 साल के बाद डोलती डालती वापस आ गई हैं, तो इनसे ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या वाक़या दरपेश आया कि तुसी वापस घर आ गए। वो जो कहते हैं ना, सुबह का भूला वापस आ जाए शाम को, तो उसको जो भी कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना चाहिए। तो आ तो गई हैं वापस, लेकिन हमारी इंटरनेशनल सुपरस्टार, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बेहतरीन सिंगर तो हैं, एज फार एज म्यूज़िक इज़ कंसर्न्ड, इनकी जो इतनी नॉलेज है उतनी आई डोंट थिंक किसी और खातून या मर्द की होगी इन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। जितनी मेहनत इन्होंने की है, जितना एफर्ट इन्होंने किया है, और हमेशा अपने पैशन को परसू किया है। क्योंकि हमने भी इनको जब काम करते हुए देखा तो हमेशा एक ही बात कही कि ये वो काम मंजर आम पे लेके आती है जो इनको खुद पसंद है, आवाम को प्लीज़ करने के लिए नहीं, अपने सोल को प्लीज़ करने के लिए। तो सोल को प्लीज़ करने वाली बेहतरीन आर्टिस्ट, एक बेहतरीन सिंगर हुमा ख्वाजा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, Jugan. You really made my morning actually. This is like one of the best intros I can ever come across. Had been given to me, seriously. वेल बात ये है कि हुमा, मैं क्योंकि हमारा पर्सनल इंटरेक्शन बड़ा कम रहा है, बट आई हैव ऑलवेज बिन अ बिग फ़ैन। देखिए, म्यूज़िक की फील्ड में बहुत से लोग, अब तो आपको पता है भरमार है लोगों का, ऐसे ही है। लेकिन अपने पैशन के लिए कम लोग आ रहे हैं, फेम के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने कभी फेम हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं मारा? कभी भी नहीं मारा। उसका रीज़न ये था कि म्यूज़िक हैड ऑलवेज बीन माई पैशन एंड एयरलाइन हैड ऑलवेज बीन माई प्रोफेशन। और मैंने हमेशा दोनों को अलग ही रखा। और मैंने कभी भी गाना इसलिए नहीं गाया कि मुझे मशहूर होना है, वो तो अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि मैंने नाजिया हसन को ट्रिब्यूट देना था दिल की लगी के थ्रू, वो मैंने दिया, एंड देयर वाज नो लुक बैक, जस्ट वेंट ऑफ द हुक टोटली। वो एक गाना तो वो मैंने इसलिए नहीं गाया था कि मैंने मशहूर होना है, वो मैंने बस एक गाया गाना। और इस गाने की एक यूएसपी है, वो ये है कि उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक वोकल है और एक गिटार है। गिटार किया आमिर ज़की ने, हु इज़ नो मोर, और वोकल जिसने किया था वो सामने आपके। जी। बट ये बताइए मुझे कि 27 साल के बाद एक उड़ती उड़ती खबर हम सबको आई, हाँ, कि हुमा ख्वाजा अब यहाँ पे लैंड हो गई हैं। जी जी ऐसे ही है। और अब यहीं पे ग्राउंडेड रहेंगी। ये क्या माजरा है? बस लोग 27, अब लोग तो 6-7 साल बाहर गुजारते हैं तो कहते हैं छड्डो पर होनी हसी वापस जाना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था ही ऐसा। और फिर पाकिस्तान के बारे में ऐसी ऐसी रंगीन बातें करते हैं। दूसरी बात जो मुझे आपकी बहुत पसंद है कि आपने हमेशा पाकिस्तान से बाहर तारीफ़ की है। जी, उसका रीज़न ये है कि अगर हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो बुराई करने वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो आई ऑलवेज ट्राइड कि मैं पाकिस्तान को हमेशा जितना स्टैंड आउट करवा सकूं, स्पेशली सॉफ्ट इमेज। और वापसी का जो था वो ये हुआ कि जी, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैं रह रही थी, जो कि दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहाँ ये होता है कि यू कैन जस्ट लिव देयर एज लॉन्ग एज यू वांट टू लिव, बट यू कैन नेवर बी अ सिटीजन नेशनल, आप सिटीजन नहीं बन सकते। तो वही स्पेन ऑफ टाइम अगर मैंने यूएस, कनाडा, यूके में गुजारा था तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड टाइम things were hard on the rest of the world, for everybody had to go through a lot of, जहाँ सारे ग्राउंड हो गए थे और बड़े कम चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हुई है। थी। तो उसी बीच में ये हुआ कि वी हैव बीन गिवन द चॉइस के डाउन साइजिंग शुरू हुई, तो आई ऑल्सो केम अंडर द राडार, एंड देन आई हैड बीन ऑफर्ड कि अगर ग्राउंड जॉब कर ली जाए या फ्लाइंग को छोड़ के कुछ और कर लिया जाए, विच आई ऑप्टेड आउट। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि वंस अ कैबिन क्रू ऑलवेज बीन अ कैबिन क्रू। आई डोंट रियली थिंक मैं इस एबल हूँ कि मैं 9 to 5 वाला कुछ कर सकूँ। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं, माइट एज वेल आई गेट बैक टू माई म्यूज़िक। मेरे पास तो हमेशा से एक ये था, तो वाई नॉट। तो मैंने इसको गिव इट अ शॉट के चक्कर में मैंने यहाँ पर पाकिस्तान आई। मैं 1 साल हो गया मुझे यहाँ आए हुए। अब रह कहाँ रही हैं? मैं कराची। माय मदर इज़ इन कराची, माय ब्रदर इज़ इन कराची, एंड माय वन सिस्टर लिविंग इन कराची, वन इज़ इन लेकिन कनाडा। म्यूजिक का हब तो लाहौर है। ऐसा ही है, लेकिन अब देखिए ना, म्यूज़िक का हब और आपके लाहौर सारे है। फ्रेंड्स भी यही हैं? मेरे फ्रेंड्स भी यही हैं, बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए देखिए ना, इस 1 साल में मेरा ये 3rd चक्कर है लाहौर का। तो ये कि दोस्त तो हैं ही यहाँ पर, लेकिन सारा म्यूज़िक सीन भी यहीं पर है। उसके अलावा इस्लामाबाद में बड़ा गेम ऑन है, वहाँ पर बड़ा सीन ऑन हो चुका है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली मुस्तफ़ा, ही वाज लिविंग इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वो थे कोई 8 years। उन्होंने बड़े मशहूर गाने बनाए, बिलाल सईद का बारी हो गया, या आप शफकत भाई का तुम मिले, तो ये सारे मशहूर गाने उन्होंने ही बनाए। तो नाउ ही इज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद। आई वाज वर्किंग विद हिम। मेरे 2 नए गानों की मास्टरिंग मिक्सिंग करा के मैं भी आपके शो पर आई हूँ, और ये कि इंशाल्लाह फॉर अ वीक आई एम हियर।
तो म्यूज़िक सीन तो है ही यहाँ पर लाहौर में या इस्लामाबाद में, लेकिन काफ़ी गेम जो है वो कराची में भी अप हुई हुई है इन टर्म्स ऑफ शोज़ एंड कॉन्सर्ट्स। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले आई नो कि बड़ी दफ़ा आपसे ये सवाल पूछा गया होगा, बट बिकॉज हमारी मुलाकात कोई 10-15 सालों के बाद हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने एक प्राइवेट चैनल का शो साथ किया था और उसके बाद आई थिंक उसका नाम था VIPs ओनली, समथिंग VIPs ओनली। वजाहत रऊफ साहब उस वक्त हेड करते थे उस चैनल को। जनाब बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे याद है। तो हुआ इट वाज वन ऑफ द फन इंटरव्यूज दैट आई डिड। Yes, yes, वो शो ही कुछ ऐसा था कि उसमें आपने लोगों से बातें निकालनी थी और आपके अंदर से मुझे कुछ निकालना नहीं पड़ा, कुछ निकालना नहीं पड़ा, सारा कुछ रेडी था। रेडी था। तो वो मजा, you see, होस्ट को भी मजा आता है इंटरव्यू करने का। मेरा काफ़ी नोन है ना, नोटारियस है, नो फिल्टर वाला सीन। नहीं तो अच्छी बात है ना। देखें, आपके फैंस हैं जी जी, अगर आप उनको एक और वर्जन देंगी तो फिर आप एक्ट्रेस हैं कि सिंगर हैं, मुझे सिर्फ ये नहीं समझ। फिर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये बताइए कि एज कैबिन क्रू, एयर होस्टेस भी कहते हैं बट व्यूअर्स क्योंकि टर्मिनोलॉजी बदलती रहती है वक्त के साथ साथ, तो इस वजह से कैबिन क्रू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट। तो एज जो हम दोनों नहीं है, लेकिन चले एटलीस्ट टर्म्स तो सही यूज करें ना, क्योंकि वो हमने लोगों से सही यूज करवानी है। अच्छा, सो कैबिन क्रू का काम है, आई मीन इट्स नॉट एन ईजी जॉब। नहीं, नॉट एट ऑल। फिजिकली एग्जॉस्टिंग भी है, इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी है, मूड एटीट्यूड लोगों के बर्दाश्त कर, मतलब कोई, आपको भी पता है मुझे भी पता है, हम दोनों अदरवाइज भी बतेरी ट्रैवलिंग करते हैं तो बड़ी नॉनसेंस बर्दाश्त करनी पड़ती है। दूसरी तरफ एक स्टार, आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल, मैंने हमेशा बहुत ही मैसिव कॉन्ट्रास्ट है। और मैं हमेशा जब देखा है ये, और मतलब जब भी आपका वो देखें, कहना बड़ा आसान है कि हाँ कैबिन क्रू बड़ा ग्लैमरस व्हाटएवर, वो भी दिखने में ग्लैमरस है, लेकिन बहुत खजल होना पड़ता है इंसान को, और लोग बड़ा तंग करते हैं। और अगर कोई एक अजाब पड़ जाए या एक दो ऐसे वैसे लोग बैठे हुए हों आपके उसके अंदर, क्या होते हैं वो ट्रैवल करने वाले का क्या नाम होता है? पैसेंजर। हाँ, अजाब। तो पैसेंजर ऐसे वैसे बैठे हो तो जिंदगी अजाब हो जाती है। क्योंकि मैं कभी कभी कैबिन क्रू की शक्ल देख रही होती हूँ और मैं कह रही होती हूँ कि यार ये अब ये चपेड़ क्यों नहीं मार रहे, क्यों नहीं चपेड़ लगा रहे इसको, क्यों इरिटेट करना, तंग करना, ओवर हो जाना और फ्लर्ट करना तो वैसे ही लोग अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझते हैं। वो तो कोई मसला नहीं है। सो हाउ डू यू हैंडल, कैसे हैंडल किया वो कॉन्ट्रास्ट? वो इस तरह से हैंडल किया कि द एयरलाइन आई वाज पार्ट ऑफ, एमिरेट्स एयरलाइंस, इज नॉट ओनली द एयरलाइन फॉर मी, इट्स अ टोटल इंस्टीट्यूट। और उस एयरलाइन में रहने की वजह से जो मैंने इतना सीखा, मैनरिज्म, टोटल डिमीनर, बिहेवियर, एंगर मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैंने बड़ा सीखा वहाँ पर। उन्होंने मुझे जिस तरह से ट्रेन किया, मुझे नहीं सारे, ओवरऑल तो वो हम इतने ज़्यादा ट्रेंड थे कि इस तरह के जब सिनारियो हमारी लाइफ में आते थे जो अभी आपने डिस्कस किए हैं। हुमा ख्वाजा इज अ स्टार आल्सो ना जान, बाकी कैबिन क्रू तो स्टार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। हुमा ख्वाजा एक स्टार है। हाँ, तो लाहौर का स्टार कैसे हो सकता है कि ना निकले? लाहौर इस्लामाबाद कराची फ्लाइट्स पे ऐसा होता था कि लोग रिकग्नाइज करते थे आपको। और बट इट्स जस्ट सो हैपेंड, आई डोंट वांट टू साउंड पॉलिटिकली करेक्ट और everything is just hanky dory, but it's just so happened by the grace of God Almighty कि हमारे अपने सेक्टर्स पे मुझे कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई नहीं। ये ज़रूर होता था एक सेल्फी करा लें, अब आप यूनिफॉर्म में हैं, आप भाग रहे हैं, आप खाना भी सर्व कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बड़े दोस्तों ने ट्रैवल किया। और फॉर एग्जांपल आई वाज ऑपरेटिंग कराची फ़्लाइट्स, शाइस्ता वाइदी मेरी फ़्लाइट पर है, आयशा उमर मेरी फ़्लाइट पर है, तो ये बड़ा, वो हुमायूं मेरी फ़्लाइट पर है, अली हैदर, तो ये बड़ा मज़ा भी आया, लेकिन बहुत कम होता था ऐसे, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन एमिरेट्स एयरलाइंस एज ए कैबिन क्रू, बट ओनली विद इन द प्रीमिसेस ऑफ, जैसे कहना चाहिए FG1 ग्रेड, विच इज़ लाइक अ फर्स्ट क्लास ग्रेड 1। तो क्योंकि 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन होती थी जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट आती थी, तो आई वेरी रेयरली यूज्ड टू डू दीज सेक्टर्स। अच्छा, ओके। लेकिन ये कि अपने इन लोगों से गपशप लगी मेरी और इनसे मुलाकात हुई, जो सब कंप्लेन करते थे, यार हम फ्लाई करते हैं, तुम तो कभी नज़र ही नहीं आती हो। लेकिन ये 4-5 हैं जो दोस्त जिनके साथ मैंने फ़्लाई किया, जिनके साथ फ्लाई किया। अच्छा, अब ये एक्सप्लेन करें कि अब आप आ तो गई हैं, बिल्कुल, गेम प्लान क्या है? आई वांट टू नो कि ट्रैजेक्टरी, क्योंकि आप जैसा बंदा ये नहीं होता कि वो देखी जाएगी, यू आर नॉट दैट पर्सन। नहीं, यू हैव टू बी, कुछ आपने गेम प्लान तो बनाया होगा। मेरा गेम प्लान यही है कि मैंने अभी अप्लाई किया था एक प्राइवेट एयरलाइंस के लिए एज ए मैनेजर कैबिन क्रू, तो मैंने वो वाला भी अपना एवेन्यू ओपन रखा हुआ है।
क्योंकि आई कैन ऑलवेज गेट बैक टू एयरलाइन इंडस्ट्री, नॉट एज ए कैबिन क्रू बट समथिंग एल्स, विद ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम देयर। ओके, अच्छा, वो है जो अभी अब ट्रेजेक्ट्री की हम बात कर रहे हैं। दूसरी ये कि म्यूज़िक को मैंने काफ़ी सारा अपना टाइम दिया है, तो अभी मैंने 4 नए गाने बनाए हैं, जिसमें से एक गाना मलंग में भी आज आपके लिए परफॉर्म करूँगी। एक गाना है सुन सजना जो कि वैलेंटाइंस पे रिलीज़ हो रहा है। एक गाना है सुन मेरे महबूब सुन जो कि नाजिया हसन का ही हमने दिल की लगी के बाद जो एक रेंडिशन किया था वो है। और एक गाना है चूड़ियाँ के नाम से जो कि शादी ब्याह टाइप का है, ज़रा काफ़ी यो हानी सिंह स्टाइल में है थोड़ा सा वो। वाओ। 4 नए गाने अली मुस्तफ़ा ने प्रोड्यूस किए हैं और इरफान ने और सुल्तान ने उसको लिखा है, जो कि दोनों लाहौर से हैं। एंड अब वो जो था म्यूज़िक कंपनी री आर्ट्स के नाम से है, रिकॉर्ड लेबल है जो कि एस्टोनिया में है। एंड वो पाकिस्तानी हमारे अजीम है, उसको वो कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट फनी इनफ कि वो कंपनी इज़ इन एस्टोनिया। इट्स इन एस्टोनिया। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। और बात ये है कि देखें, जब इंसान का कोई गेम प्लान होता है ना, तो फिर उसको पसू करना और फॉलो करना भी बिल्कुल कुछ सेंस बनता है। आजकल बहुत से जो यंग आर्टिस्ट हैं वो आ जाते हैं एक भी हंगामा अंदाज में, क्लूलेस कि कितने जाना है, की करना है, पता ही कोई नहीं ना, पता ही कोई नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, सो कौन सा गाना अब आप हमें सुनाने जा रहे हैं? यार मैंने सोचा है कि आज आपको भी एक गाना क्योंकि हमने सुनाते सिर्फ बातें की ना, तो वो जो देख रहे हैं ना उस साइड पे, मुझे बहुत मारेंगे। उन्होंने कहा यार कुछ बसीकी वगैरह भी मैंने हुई बहुत से गाने सुने आज आपसे। ठीक है, आज हम आपको सुनाते हैं गाना मलंग है वो, और वो अभी रिलीज़ हुआ है री आर्ट्स के रैकेट के लेबल। स्पॉटिफाई, डीजर, अमेजॉन, ये सारे जितने भी ऑनलाइन म्यूजिकल प्लेटफॉर्म है उस पर अवेलेबल है। Awesome. और उसकी लिरिकल विजुलाइजर वीडियो अभी मैंने अपने चैनल यूट्यूब पे परसों रात रिलीज़ की है। Awesome. और आप लोग उसको सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़े करें, एंजॉय करें। और वो अभी हम आपको मॉर्निंग शो पे Over सुनाते to you. हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ग्राउंड कहाँ तक आपका ग्राउंड यहाँ पे है और आप खुला खेलें, आप खुला खेलें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस, बेहतरीन, अमेजिंग, फैबुलस। मैं बात कर रही हूँ उस सुपरस्टार की जो हमारे साथ हैं, हुमा ख्वाजा की। नॉट द स्ट्रेंज लुकिंग फेलो सिटिंग नेक्स्ट टू हर, उनकी तरफ हम अभी आएंगे। लेकिन हुमा, आई हैव टू से दिस टू यू, बड़े अरसे बाद गाना सुनने का और देखने का मज़ा आया है। थैंक यू, बहुत अरसे बाद। थैंक यू। बिकॉज अब तो कुछ अजीब ही चीज़ें बन रही हैं ट्यूनर्स के ऊपर, हर बंदे की आवाज़ एक जैसी है। ऑटो ट्यूनर्स, कुछ नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है इस इंडस्ट्री के ऐसे ही अंदर। है। इस पे मैंने ज़रा तबसरा करना है। लेकिन जैसे इंडस्ट्री में हमें नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है, आपके साथ जो शख्सियत बैठी हुई है उनकी मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये हमारी इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री में नहीं आए, ये हमारी इंडस्ट्री को हुए हैं। जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है हुमा जी, इसी तरह ये भी हमारे साथ हमें हुए हैं। मैं इस इंडस्ट्री का प्लस्तर हूँ। पहले मैं प्लास्टर था। मरहूम, तीसरी दफा भी मरहूम अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। अब हुमा जी सोचिए कि एक्टर हैं, कॉमेडियन है, होस्ट है, लेकिन वकील भी हैं। ये बड़ा जुल्म है वकीलों पे। वकालत पे, ये वकालत पे जुल्म है। ये मेरी जुल्म हो दोस्त, गया। मेरी दोस्त, ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, तो सबसे पहले तो अहमद बिलाल, हम आज सुबह जब टीम बैठी हुई थी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मैंने जब कहा ना कि हुमा ये मरहूम अहमद बिलाल, तो मरहूम पे थोड़ी सी ना कुछ रुक सी गई और गौर से देखा और कहा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मरहूम। तो देखिए, माँ बाप जब क्या हुआ, क्यों आपका नाम आपके घर वालों ने मरहूम टेंशन रखा? के साथ पैदा किया था कि मरहूम है, बस इसको पैदा होते ही मरहूम कर दो। कुछ ऐसी क्यों इंटेंशन। ये क्या माजरा है? हम एक दफा क्लियर करना चाहते हैं कि अम्मी अब्बू के जिम्मे डालनी है बात या आपके? नहीं, पहले हम अंदाजे लगा लें, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। नहीं, हमने अब कर लिया ना जितना आपके ठीक है। साथ करना था। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत और कुछ शुक्रगुजार जब हूँ कि आपने आप बिजली में उंगली डाली तो आपके बालों के साथ हो गया। सॉरी, मैं रुक रही हूँ। अच्छा, सीन ये है कि कौन से माँ बाप अपने बच्चे का नाम मरहूम रखते हैं। मैंने खुद अपना तखल्लुस रखा था एक ज़माने में मरहूम।
मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अहमद बिलाल रखा था। 100वीं दफा बता रहा हूँ, मुझे माफी दे दें अब। नहीं, मैं बार बार ये आपके मुंह से कहलवाना चाहती हूँ कि बार-बार। जब हमने सुबह भी ये बात कर रहे थे तो जिन्हें Correct. एक तो लोगों को नहीं पता था, उन्होंने घूम के कहा कि क्या बहुत ज्यादा बच्चे हो गए थे, क्या क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी जो एंड में बच्चे का नाम मरहूम अहमद बिलाल रख दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये आमद आपको कब और कैसे हुई? जी, ये करंट लगने से पहले या बाद में? मैं करंट लगने के दौरान ही हो गई थी कि अगर मैं बच गया तो मैं अपना नाम जो है ना, ये नजर बट्टू के तौर पे मैंने रखा हुआ है मरहूम। मतलब इन बालों पे भी नजर बट्टू की जरूरत है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, जब बालों की बात हो ही रही है तो उमा जी, आपका हेयर स्टाइल पिछले 20 साल से नहीं बदला। बस मैं 25 साल तो से। मैंने अभी आपको एक नहीं, हमने ऑफ द कैमरा स्टोरी भी ये हमने आपस में बात की थी। मैं चाहूंगी कि इस पे हम बात करें क्योंकि ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, आजकल सिंगर्स से ज्यादा जो है ना, हमें परफॉर्मर्स नजर आते हैं जिन्होंने ऑडियो से ज्यादा विजुअल ज्यादा हाँ, कि इंपॉर्टेंट मतलब एक लुक है और ये है और वो है और कपड़े और छपड़े, और जब आके गाते हैं तो बंदा कहता है चलो तुसी टेप ही ला देंदे, सीडी ला देंदे या यूएसबी ला देंदे, आजकल जो भी चल रहा है तुसी वो ला देंदे। मतलब दिखने में सब ठीक है, लेकिन फिर वो आपने अपनी लुक को, आई मीन यू चेंज योर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग, बट आपने ये जो है ये कुछ एक ही जैसा रखा है। ये कुछ देखिए, कंसिस्टेंसी लाइफ में कहीं ना कहीं तो ज़रूर होनी चाहिए। तो वो मैंने अपने बालों पे निकाली है, जो कि मैंने अपनी एयरलाइन में भी सीखी कि कंसिस्टेंसी द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस, इसी तरह कंसिस्टेंसी। हमारी बड़े एक मज़े की गपशप लग रही थी, बड़े अच्छे सिंगर हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। उन्होंने ऐसी बोला कि ऐसी डिस्कशन है हमारे मुल्क के। सुपरस्टार है हमारे मुल्क के। तो वहाँ पर एक ऐसी गपशप लग रही थी बातों बातों में, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा कि एक और फीमेल सिंगर है हमारी, चलो मैं उनका नाम ले लेती हूँ, फरिया परवेज़ ने मेरी कहा, बड़ी प्यारी सहेली है, मेरी जान है। तो फरिया ने कहा यार तुम बालों का अगर कभी चेंज करने क्योंकि का उनका सोचा- अपना एक बड़ा अच्छा बेहतरीन सैलून है, बेहतरीन सैलून है यहीं लाहौर में जी, बिल्कुल हम उधर ही थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी सोचा यार कुछ हेयर स्टाइल चेंज करने का? तो मैंने कहा नहीं यार, कभी सोचा नहीं। तो हमारे वो लेजेंडरी सिंगर्स ने कहा कि तुम सोचना भी नहीं ख्वाजा साहब, क्योंकि मसला ये कि अगर मौत का फरिश्ता आएगा ना तो उसने तुम्हारी रूह इन्हीं बालों में निकालनी है, क्योंकि उसने पहचानना नहीं है तुम्हें कि अगर तुमने बाल लंबे कर हमें से लिए, किसी को पकड़ लेगा वो किसी और को इनमें से किसी को पकड़ के ले जाएगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसी है, वो भी नहीं पहचानेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाल कि अब तो मौत के फरिश्ते ने भी नहीं पहचानना है अगर मैंने बाल लंबे कर लिए तो। अच्छा, हमें तो आपकी लुक बड़ी पसंद है, लेकिन आपसे ये सवाल जरूर बनता है कि आप अपने बालों का कि बालों का क्या? अच्छा, बहुत लास्ट सवाल टाइम पूछा। कंघी कब किए थे? लास्ट टाइम कंघी मैं सही बताऊं तो मैंने सितंबर में की थी, ब्रश किया था। अच्छा, फिर हुआ क्या? वो कोई अजीब सा हो गया था, बाल ना फूल गए थे। तो अभी क्या है? अच्छा, एक ये सवाल अभी फूले है, नहीं अगर हुए। हम अभी ऑन एयर आपके बाल कंघी करने की कोशिश करें, ओए कंघी खो जाएगी अल्लाह का अंदर। वास्ता है, मेरा शूट है, उसे मैंने वही लुक चाहिए है। यही look एक दफा कंघी होगी ना तो फिर वो 2 महीने ना वैसे ही रहते हैं बाल। मेरी होती है परमानेंट किस्म की कंघी, क्योंकि ये बेसिकली उतरवा के तो मैं फिर धोते कैसे हो? उतार के, मतलब ये वेग है, यार ये मैं आपको आज ऑन एयर जो है दिखाता हूँ, नहीं असली है। अच्छा, तो बेसिकली वैसे ही धुलते हैं जैसे उमा जी was waiting। I was waiting। अच्छा, हम दोनों के मुंह खुले हम देख रहे हैं कि अभी ये उतरेगा। कि कुछ होने वाला है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, तो धोते कैसे हो? सवाल वहीं आ गया वापस। नहीं, आई एम वेरी क्यूरियस। क्या सवाल है? We all are। नहीं, देखो ना, अब these are generally considered to be dreads, right? बाहर के मुल्क में इनको dreadlocks कहा जाता है। तो इनकी तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और केयर करनी पड़ती है, more than regular बाल। यस, हाँ जी। अच्छा, अब उसमें होता ये कि भाभी जी बाल ही धोंदे रहंदे ने सारा दिन। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp देना, मेरी रिकॉर्डिंग लगा कर लेना, मेरा क्लिप चला देना बीच। जो आप लोगों के साथ करते हैं ना, जी। मैं आपको यहाँ बुलाती हूँ बिल्कुल। आपके साथ वापस करने के लिए। अच्छा जी, होता ये है कि बेसिकली हफ्ते में एक दिन जो है मैं ये करता हूँ कि आंवला, रेठा, इन्हें अच्छी तरह पीस के, और ट्रेसमी का आता है करली हेयर के लिए एक शैम्पू, अच्छा। वो उसे इक्वल मिकदार में मिक्स करके उसके अंदर 2 चम्मच दही डाल के, 1 इलायची, 1 सौंफ और थोड़ा सा सौंफ का जी हाँ कतरा? जी, मतलब एक दो वो जो 1 सौंफ की चुटकी, हाँ जी, और थोड़ा सा शहद, और खा लेता हूँ। ये डालता हूँ और इसे मैं फेंक देता हूँ और शैम्पू से बाल धो देता हूँ। बहुत आला, तो ये जो है ना, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। बेसिकली आपको लगता है इन पे इनकी मेंटेनेंस हुई है? अच्छा, यानी कि आप मान रहे हैं कि नहीं हुई भी? नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि इनकी नहीं हुई, लेकिन इसका मुझे फायदा हुआ है। डिज्नी वाले पहली दफा पाकिस्तान में करवा रहे हैं अलादीन थिएटर। हाँ। मुझे सिर्फ इन बालों की वजह से जिनी का कैरेक्टर मिल गया उसमें। Are you serious? Yes। Congratulations। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, चलो फिर काम का बताओ, आप आजकल काम में क्या मसरूफियात है? एक तो ये है, एक तो ये उसकी वजह से मेरा गला भी बैठ गया क्योंकि रिहर्सल हो रही है। थोड़ी मैं इसकी डिटेल्स बताओ ना। हाँ, डिटेल्स बिल्कुल। डिटेल्स, पहली डिटेल तो ये है कि मेरी क्या ही बात है, मुझे जिनी का कैरेक्टर मिल नहीं गया। नहीं, ये बात अब एस्टैब्लिश हो गई कि आप एक कार्टून है।
खवातीनों हजरात, अगर इस सेट पे किसी का मर्डर हुआ तो मेरे पे FIR करा दी जाए। FIR ना दीजिए। अच्छा सॉरी, मरहूम वैसे आपका नाम है। अच्छा मरहूम फिर का नाम है, जी बिल्कुल। अब उसकी डिटेल ये है कि बेसिकली डिज्नी वाले जो है अलादीन लेके आ रहे हैं लाहौर में, अलहमरा में होगा 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। और इट्स बेसिकली अ म्यूजिकल शो। डिज्नी वालों की ही बेसिकली उन्हीं का स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें पहली दफ़ा पाकिस्तान में नजर आएगा। Awesome. तो आई एम श्योर कि बहुत मजा आने वाला है। और कौन कौन किया उन्होंने कास्ट? और बेसिकली सारे नए लोग हैं और सारे सरप्राइज है। अच्छा सरप्राइज है। सरप्राइज है। अच्छा अच्छा। अच्छा सो ये इस चीज पे आजकल हाँ काम जी, हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि जब थिएटर हो रहा होता है तो फिर उसके बाद और कुछ हो नहीं पाता, बाद हो नहीं बिकॉज सारा इट्स ऑल कंज्यूमिंग रिहर्सल्स एंड ऑल ऑफ दैट बिल्कुल, कॉम्बिनेशंस। yeah. वेरी Thank you so प्राउड much. ऑफ यू बहुत फॉर द शुक्रिया। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, पहली दफा जिंदगी में। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब एक गाना है आपका बहुत ही खूबसूरत। नहीं, मैं दिल तो की गाता ही लगी। नहीं हूँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है और कभी गाएंगे भी नहीं। हाँ, अच्छा दिल की लगी के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। दिल की लगी के बारे में ये कि ये अचानक से मुझे एक आइडिया आया था कि नाजिया हसन हैड ऑलवेज बीन माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो बस मैंने सोचा कि ये उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहिए। ये मैंने एक ऐसा गाना रैंडम पिक किया जो बिल्कुल अंडररेटेड गाना था, जो कभी किसी ने सुना नहीं था। सबको पता है आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बूम बूम वही डिस्को सुना के, दीवाने हाँ। और सारा कुछ सबको पता है, लेकिन ये एक ऐसा गाना था जो किसी को पता ही नहीं था। ये मैंने वैसे ही पिक किया और जैम करना शुरू किया। फिर मैं आमिर ज़की, हमारे बहुत बड़े पाकिस्तान के म्यूजिशियन थे, इन्होंने जब किया था तो उसके बाद लोगों ने ओरिजिनल को सुना था। हुआ ये था कि Just to मैंने clarify. पहले इन्हीं का ही गाना सुना था। हाँ, ऐसा ही उसके बाद मैंने कहा ये कितना मजेदार गाना है, ऐसे और ही फिर मैंने फिर उन्होंने ऐसे कहा कि original एक्चुअली सुना था। क्योंकि हाँ जी। उन्होंने कह के उसको किया कि जी हाँ, आई एम हाँ। डूइंग अ रीमेक। जी बिल्कुल जी ऐसे ही, बिल्कुल। आई बिल्कुल वाज As आई a थिंक वन ऑफ द tribute, हाँ। फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर जिसने कह के पूरा ट्रिब्यूटेड सीडी के ऊपर पूरा ब्लैक एंड वाइट मेंशन करा के किया था। बल्कि हमारी बड़ी अच्छी होस्ट है अनुशे अशरफ एंड डीनो, बिल्कुल। उनका एक इंडस टीवी एक हमारा होता था, आई एम म्यूजिक, सारा उसी में होता था। तो उसमें जब उन्होंने कहा कि तो ये आपका गाना जो है इट लिटरली वेंट ऑफ द हुक, तो आई काइंड ऑफ करेक्टेड सो मेनी टाइम्स सो मेनी पीपल कि दिस इज़ नॉट ओरिजिनली माई सॉन्ग, आई जस्ट डिड द रेंडिशन, बट आई एम जस्ट लकी इनफ कि मेरे थ्रू वो गाना बाकी लोगों को तक पहुंचा। एंड मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि नाज़िया हसन की फर्स्ट बरसी में FM 100 वालों ने मुझे दुबई से बुलाया था अलॉन्ग विद ज़ुहैब हसन to represent Nazia. So that was a great honor for me. तो this is how I picked up that song and I sang. और उस गाने में कुछ ख़ास था नहीं सिवाय वोकल के और एक गिटार के। तो गिटार का सीन ये था कि वो आमिर ज़की साहब हमारे लेजेंडरी गिटारिस्ट, और उनके क्रेडिट पे जो सबसे मशहूर तरीन गाने हैं वो एक उनका खुद का है, मेरा प्यार तुम ही हो, क्या यस इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड द सेकंड वाज दिल की लगी जो उन्होंने प्ले किया था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसकी? जरूर, एज बिल्कुल। एज योर फैंस। Yes, ये yes, हम yes. दोनों की बहुत शदी, और ही स्पेशली सेड कि मैं आऊंगा तो तब हमने सुनना, उससे पहले नहीं सुनना। जरूर जरूर, श्योर So, श्योर, please. इट्स लाइक अ मॉर्निंग टाइप, सुबह सुबह का स्लो गाना। नहीं वो सुबह शाम दोपहर हर टाइम का गाना है। वाह, ये भी ठीक वो हर टाइम का गाना है हमारे लिए। बिल्कुल सो ऐसे ही है। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स। Welcome back from the break, viewers. What a beautiful rendition, what a beautiful tribute to नाजिया जी। हुमा एक बात बताइए, आप you've done the cabin crew thing for many years, like you said वो आपका प्रोफेशन था, सिंगिंग आपका पैशन है, वो भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन ये एडवेंचर स्पोर्ट्स कहाँ से आ जाते हैं? स्काई डाइविंग की हमारे, बल्कि मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी ये बड़ी पहले। एक हिडन सी और एक बहुत सी ऐसी बातें जो सबको नहीं पता नहीं है। बट मैं ये पहले दिखाना चाह रही हूँ, आप हमारे पास लोगों एक ने ये भी वीडियो भी निकलवा है। लिया, I हाँ, can't believe हमने ये वीडियो देखनी है जरा, हम पहले ये वीडियो देखते उसके बाद फिर आपसे मैं बाकी की बात करूंगी ना। ये जरा चेक करें। हकीकत है। और मैं इतना इम्प्रेस हूँ जिस तरह से आपने अपने आगे वाली लड़की को बचा के रखा हुआ था, वो बहुत अच्छा था यार, बहुत आला। वरना आमतौर पे लोग छोड़ देते होते हैं ऐसे हालात सर में। मैं आगे थी, उसने मुझे बचा के रखा हुआ था। अच्छा। जी। और तो मुझे ये बताइए, ये शौक कब से पैदा हुए? ये देखिए, ये उर्दू का भी शौक हुआ और ये इंग्लिश का भी शौक है हाँ, वैसे यार। शौक। ये सेकंड था, वैसे फर्स्ट वाला जो था वो मैंने किया था न्यूजीलैंड ओकलैंड में। हाँ वो जी। मैंने किया था 12,000 फीट से। अच्छा ये भी कुछ हमारे पास है। ओह माशाल्लाह मामला माशाल्लाह। अच्छा। ये लैंडिंग भी तो होती है ना, जब फिर आएंगे लैंडिंग भी होती है ना, लैंडिंग भी कि मैं हुई, पहुंच खैर से- गई। खैर से लैंडिंग और मजाल है कि बाल टस से मस्त हुआ।
देखें मजाल है कि बाल टस से मस हुए हो, बाल वहीं के वहीं। कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं अच्छा, जनाब। कंसिस्टेंसी को आगे को ले कहते जाते हैं, हुए जी। ये शौक पैदा कब हुआ और देखिए, ये हुआ ये- क्या? ये जैसे होता है ना, कपास के अंदर एक छोटी सी सुंडी होती है, अच्छा, वो थी हमेशा से अंदर एक, अच्छा। ये वाली डेयर डेविल वाली। फिर वो बड़ा बड़ा एनाकोंडा बनना शुरू हुआ। ओए होए होए। हाय हाय, बस फिर मैंने कहा अब जब दुबई आ ही गए हैं और ग्लोब ट्रॉटिंग शुरू हो ही गई है, तो ग्लोब ट्रॉटिंग को उसका बेनिफिट ये होता है कि न्यूजीलैंड गए तो वहाँ 12,000 फीट से की, उसकी डीवीडी अभी मेरे पास नहीं है। फिर उसके बाद ब्रिस्बेन में 14,000 पे की, अच्छा। फिर बंजी जंप की हांगकांग में, फिर पैरा ग्लाइडिंग की जिस पैराशूट के साथ बोट के साथ बैंकॉक से, फिर पैराग्लाइडिंग की ब्राज़ील में, भागते हुए जाते हैं माउंटेन से, वो छलांग पास मारते आते छलांग मारते हैं जी, वो भी हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बहुत ही छोटी सी चीज़ ने लिटरली लाइफ चेंजिंग एक स्टोरी बना दी, वो थी क्वाड बाइकिंग, जो कि हर वक्त करते थे सब। बस उससे कुछ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ कि जी ये टांग टूटी, 2 रिब्स टूटी, नाक टूटा, तो फिर ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला हो गया हाथ हौला हो गया। जी। कुछ क्योंकि ऐसा। मैं अभी यही कहने लगी थी कि जी। जिंदगी जीने से आप तंग आ गई थी और सोचा कि देखो सुसाइड से ये एक स्टेप पहले है ना, एक स्टेप पहले। कोई ये नहीं कह सकता कि सुसाइड की, लेकिन एट द हाँ। सेम टाइम हाँ जी। बाय द वे सुसाइड इज नॉट अ लाफिंग मैटर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ है। एंड जो लोग मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे होते हैं उनके मामलात और इश्यूज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि हमें उनका मजाक उड़ाना चाहिए, इशू क्रिएट करना चाहिए। लेकिन जब इस किस्म की चीज़ें हम देखते हैं तो ये जहन में ज़रूर आती है आता है। बात कि यार क्या तंग आ गई थी आप जीने से? देखिए ये वो चीज़ें थी, एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि आई हैव दिस फोबिया कॉल्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज़ लाइक अ हाइट्स का फोबिया होता है जी जी। एंड ये बहुत ही आयरॉनिकली एक बड़ी एक अजीब सी बात है कि बीइंग अ कैबिन क्रू फॉर 27 ईयर्स, लेकिन जब मैं अंदर जहाज़ के अंदर होती थी और नीचे देखती थी तो मुझे डर नहीं लगता था, बिकॉज मुझे ये लगता था मैं एक सेफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर हूँ, क्योंकि ये दरवाजे नहीं खुले हुए हैं। मैं अगर 4th फ्लोर या 2nd फ्लोर से भी नीचे देखूंगी तो मुझे साह रुकना शुरू हो जाता है। सर सारे वो बिल्कुल वो मैं ठहरा रहा, ज़मीन चलने लगी, क्या ये मेरा पहला प्यार है? नहीं, ये मुझे नौजिया है, ये वो वाला सीन होता था कि सूरज हुआ मध्यम, सांस रुकने लगा, सारी फीलिंग्स आती थी मुझे। तो उसको मारने के चक्कर में मैंने ये सारी मरा? चीज़ें शुरू, सर मुझे लगता है अभी तक मरा नहीं है वो, तो अभी कुछ और करना है मेरा ख्याल है। क्योंकि कुछ गिट्टे गोडे बच गए गोडे थे। गोडे बच गए हैं अच्छा कुछ। बच गए थे, ठीक है चलिए। Wireless अगर बंजी किसी जंप और के पास, करते थे। आपने कभी कोई एडवेंचर स्पोर्ट, खुदा न ख्वास्ता। मैंने मतलब जी आपका पैदा होना एक बहुत बड़ा वही एडवेंचर सबसे बड़ा था, adventure। लेकिन उस एडवेंचर के बाद कोई एडवेंचर हुआ? जी हाँ जी, जो मैंने मतलब ज़्यादातर इस तरह के एडवेंचर किए हैं वो ऑब्वियसली लाइव शो पे बताने वाले नहीं हैं। वैसे एक शेर था कि इश्क के समंदर में गोता लगाया, पानी बड़ा ठंडा था मैं बाहर निकल आया। वाह। ज़्यादातर वो सीन रहा है, लेकिन हाँ मैंने कुछ किए हैं, जिस तरह से मैंने फिलीपींस में पैरासेलिंग की थी। नहीं, जब बीवी साथ नहीं बैठी होती ना तब इसके सारे प्रपोजल बाहर निकल और ऊपर से घर हमारे लाइट भी नहीं आ रही और 2 बजे आनी है, इस वजह से मैं ईजी हूँ ज़रा। बेटा फोन के अंदर वो आराम से देख सकती हैं लाइव ऐप के थ्रू। ये कट सकता है पीछे वाला जब लाइव चलाएंगे? लाइव में जो कट सकता है। यार अच्छा। ये कैसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब लाइव में कट नहीं सकता। ला- अच्छा हाँ। बहरहाल, तो फिलीपींस में मैंने एक दफ़ा पैरासेलिंग की थी और वहीं पे ही मैंने वो समंदर के नीचे जो चलते हैं, ना रहा पैरा ना हाँ रहा जी, से। वो स्कूबा वाह डाइव- वाह वाह हाँ, वाह ना वाह, स्कूबा पैरा, डाइविंग, हाँ, नॉट रियली स्कूबा डाइविंग, अंडर वाटर वॉकिंग जो Underwater होती walking है होती है। वो मैंने किया था। और मतलब आपकी एडवेंचर स्पोर्ट था पानी के नीचे चलना, हाँ टहलना। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे वॉक का बहुत शौक है और यही मेरी फिटनेस का राज है। ओह और इसके अलावा मैंने ये इछरे वाले पुल से जंप करने की कोशिश की थी, Very बंजी जंप, लेकिन वो नहीं हुआ था। वो नहीं हुआ, इचरे का पुल ही गिर गया। अच्छा, ये तो बड़े लोगों की बातें। मैं ब्राजील गई, वहां से मैं फ्लाई कर रही थी तो नहीं, नहीं, देखिए ये रियलिटी है जो मैं क्या करूं। अब उस वक्त दुबई में इछरा नहीं था तो मैं क्या करूं। डोंट बी जेलस। जेलस नहीं हो अच्छा, रहा, हाँ। मतलब जल रहा हूँ। हाँ, बस में आ गया हूँ। अच्छा, तो अब मुझे फाइनली जो हाँ जी। एक थोड़ी सी सीरियस बात मैंने हाँ आप जी। लोगों से करनी है वो ये है कि अभी हम ब्रेक में भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि 1 पाउंड फिश एक गाना आया, ठीक है। बड़ा पॉपुलर हुआ। मैंने भी उनको एक शो पे बुलाया जी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अम्यूज थी कि क्या है और मैंने मिलना है, और बड़े मज़े की एक पर्सनालिटी। हाँ, बट वो एक गाना आया निकल वो गया, वन नाइट वंडर आई टू आई। आई। उसके बाद फिर पता नहीं आर्म टू आर्म कोई और एक और भी उनका गाना आया था। Angel, but- हाँ, Angel। एंजल, हाँ, Angel एंजल। Mankind's Angel। Mankind's Mankind's Angel। Angel। और उसके बाद फिर बस नहीं हुआ कुछ आगे। नहीं नहीं, अब ये लोग बहुत पॉपुलर, बहुत वायरल हो जाते हैं, लेकिन क्या वायरल का मतलब कामयाबी है? और क्या आप स्टार या सेलिब्रिटी के, नॉट सेलिब्रिटी बट क्या आप एक स्टार बन जाते हैं? देखिए वायरल होने से आप नोन या पॉपुलर हो जाते हैं फॉर अ टाइम बीइंग, बट आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते या Star आप एक नहीं बन स्टार नहीं बन सकते।
स्टार बनने के लिए देखें, यू हैव टू कम अ लॉन्ग वे, बहुत सारे हर्डल क्रॉस करने पड़ते हैं, उसके बाद आप स्टार बनते हैं, जिस उस क्वालिफाई करते हैं आप उस कैटेगरी में आने के लिए। 1 पाउंड फिश जहाँ तक हो गया, और ताहिर साहब का जो गाना था आई टू आई, वो मुझे बिल्कुल बालों से देख के मुझे थोड़ा सा याद भी आता है वो। हानिया आमिर जी became very popular अपने टिकटॉक्स वगैरह की वजह से, अपने सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन शी गॉट पिक्ड अप फ्रॉम देयर, Yes. फिर मीडिया में काम किया और एक सर्टेन टाइम लगाया, तो आज वो हानिया आमिर है। बिल्कुल इसी तरह जैसे पार्टी हो रही है, बड़ी अच्छी बच्ची है वो, और उसने मतलब वो जब वो पिक किया, उसको वहीं से पिक किया, देन शी वॉज इन अ सिनफे आन एंड शी इज़ इन सो मेनी अदर ड्रामा। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी मिली हैं इंडस्ट्री को इस टिकटॉक की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अब देखें, किसी से मेरा कोई चीज़ अगेंस्ट नहीं है। अब एक हमारा आजकल एक बड़ा डांस वायरल हुआ है, ठीक है जी, मगर वो अगर पूछा जाए कि उस फीमेल खातून से कि आपका क्लेम टू फेम क्या है, तो उन्होंने ग्रीन शलवार कमीज़ पहन के एक डांस किया हुआ है और वो बड़ा वायरल है। तो अब मुझे आप बताएं कि सलवार कमीज भी 4 लाख की बिकी है। जी 4 लाख की सुना है मैंने, 4 बिकी या है 5, वो। मतलब कुछ लाखों में जिसको- बिकी, और किसी ने जिसको 10 हाँ। लाख कहीं पड़ा था, मैंने कहीं 4 लाख, मतलब 1 लाखों। जी, तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि वो फेमस है, वो नोन है, बट क्लेम टू फेम क्या है? आप होस्ट हो, आप एक्ट्रेस हो, मैं सिंगर हूँ, तो आप ये एक्टर हैं, तो उनका क्लेम टू फेम क्या है? तो ये सारी टिकटॉक वाली जो चीज़ें हैं या इंस्टा या ऑनलाइन वाली जो चीज़ें हैं, ये एक लॉन्चिंग पैड के लिए तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इट्स नॉट गना लास्ट लॉन्ग। ये बिल्कुल एक सीजनल सीन है, ये रहेगा। और आजकल ये जैसे पीटीवी है या अदर टीवी स्टेशंस हैं, या हमारे टाइम का जो ज़माना था कि जी अगर एक गाना आपने देखा है दिल की लगी, या अगर आपने सज्जाद अली का एक गाना देखा है या आमिर ज़की या स्ट्रिंग्स का कोई गाना देखा है, अब आप पूरा वेट करेंगे, वो कैप्सूलिंग जब ख़त्म हो गया 12 घंटे के बाद वो दोबारा से आएगा गाना। अब तो आपने फ़ोन पे यूं करके स्वाइप किया और आपको जो चाहिए मिल जाता है, which is also nice, Yeah, क्योंकि fair चीजें enough. अवेलेबल हैं और हाँ, एक्सेसिबल है, लेकिन एट द सेम लेकिन टाइम देन पीपल हैव मोर चॉइसेस आल्सो ना। तो इस वजह से फिर अगर मुझे ये एक डांस पसंद नहीं आया तो मैं दूसरे पे स्विच कर लूँगी। अब उस पहले वाले डांसर को या एक्टर को या मॉडल को उससे ज़्यादा डबल वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ये वाला भी केस है ना इसमें। तो वो चीज़ें फिर ये होंगी कि यूं यूं ऐसे ऐसे करके जाती हैं, वो सीजनली हैं। आप क्या कहेंगे? मैं 2 चीज़ें कहूँगा जी। सबसे पहली बिकॉज चीज़, देखो आपने भी, मैं जितना भी तुम्हें तंग करूं, बिकॉज हमारी है ही इस किस्म की एक डायनामिक और रिलेशनशिप ऑन एयर एंड ऑफ एयर, बट यू नो दैट आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस, एंड मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि देखो मेन स्ट्रीम जब आप एज अ हीरो आ रहे होते हो ना, वो एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। एक तरह से चीज़ें आसान भी हो जाती हैं, वट एवर। अहमद को अपने आप को बार बार री इन्वेंट करना पड़ता है, अपने आप को इंटरेस्टिंग, अपने आप को लूप के अंदर रखने के लिए, एंड देन एज अ कॉमेडियन एंड एज एन एक्टर दोनों जगहों पे अपने आप को मनाना आसान काम नहीं है। और कॉमेडी आई थिंक दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इन टर्म्स ऑफ शो बिजनेस। एग्जैक्टली, सो द पॉइंट इज, अब 4 जुगते लगा दी अपनी हाँ जी। वीडियोस के अंदर, वायरल हो गए लोग और उन्होंने कहा कि भाई हम तो कॉमेडियन हैं। हाँ, अच्छा यहाँ पे होता ही है कि लिटरेचर में एक टर्म यूज होती है पॉपुलर लिटरेचर। वो इस तरह से है कि जिस तरह गालिब के ज़माने में गालिब को कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उसके मुकाबले में ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लोगों को इजीली समझ आ जाती थी, वो लोग बड़े अप्रिशिएट होते थे। तो बेसिकली पॉपुलर लिटरेचर का कॉन्सेप्ट ही ये है कि ऐसी चीज़ जो ज़्यादा लोगों को थोड़ी देर के लिए ज़्यादा इंजॉय कराए, लेकिन उसका अपना कंटेंट कोई बड़ा ऑथेंटिक ना हो। ठीक है। तो वो चीज़ कुछ देर के लिए तो बहुत पॉपुलर हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्वाइव नहीं करती ज़्यादा देर तक के लिए। अब वही बात है कि ऑब्वियसली हम 60-70 साल के लिए ज़िंदगी पे आए हैं, छोटी सी ज़िंदगी है, एंजॉय कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम सस्टेन भी करे, आपके जाने के बाद भी रहे, कोई बाद में आपके काम से कुछ सीख सके, तो उसके लिए आपको पॉपुलर लिटरेचर से हटना पड़ता है और अपने ऊपर काम करना पड़ता अब है। देखो ना, बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड टेलीविजन स्टार एंड समवन हुज वर्कड इन फिल्म एज वेल, आई मीन यू आर एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन। अब आपको अगर मतलब आज आप फॉर एग्जांपल डिज्नी का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अलादीन या अलादीन, और उसकी जो अब ये शोज भी होंगे और सारा कुछ होंगे, उसमें सेलेक्ट होना कोई मजाक की बात तो नहीं है। बिल्कुल। और एज अ थिएटर की जो सारे तकाजे हैं वो भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। ये तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये एक एस्टैब्लिश स्टार है तो ठीक है, इसकी खैर है, ये लास्ट डे पे आके कर लेगा। आपको भी वही मेहनत करनी है जो बाकी नया बंदा भी कर रहा है और जो पुराना भी कर रहा है। जी बिल्कुल, बल्कि मुझे तो अपनी टीम में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि वो सारे
बड़े यंग लोग हैं, मुझसे 10-10 साल छोटे हैं जितने भी बाकी एक्टर्स हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ थिएटर पहले किया हुआ है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है थिएटर का, तो मैं उन सबसे जूनियर हूँ इस मामले में भी। Well, best of luck to both of you Thank you. in all your future endeavors. We're very excited about the next songs that are coming out as well. Yes. अब फरवरी में निकलना ना है गाना? फरवरी में वैलेंटाइंस पे उस गाने का नाम है सुन सजना। सुन सजना। हाँ जी। So we're really looking forward to that. And ये जो अभी निकला है तो बहुत ही खूबसूरत थैंक है। यू सो मच। So अब एंड किचन में भी नजर डालनी जरूरी रोटी है। पक रही है। रोटी पक गई है। पक गई है। पक जी हाँ, गई है। क्या सिचुएशन है? सब कुछ रेडी है, बन चुका है। हमारा सैलेड भी रेडी है, रायता भी रेडी है और हरा भरा चिकन भी तैयार है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक क्या यू। थैंक यू सो मच, क्या खाना नहीं है हमने? नहीं नहीं, खाना नहीं, अभी हमने गाना सुनना है ना। अच्छा। उसके बाद खाना। अब खाना खाते हुए भी लोगों को दिखाना है, सब कुछ तो कर दिया ऑनर। मेरा एक पार्सल कर दें। हाँ, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं, इनको पार्सल करके कहीं दूर भेज देते हैं। फ़ौरन फ़ौरन। ठीक है। अच्छा, तो आपसे अब हम क्या सुनते सुनते शो को क्लोज करेंगे? शो क्लोज के लिए तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा पेपी और हैपनिंग नंबर ही होना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक फिल्म का गाना है लाइयाँ लाइयाँ, जिसको मैंने अली मुस्तफ़ा ने रीमिक्स किया था। ये हमने दुबई में बैठे बैठे एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बड़ा फेमस गाना आया था चिटियाँ कलाइयाँ। मैंने कहा इसका यार मीटर बड़ा डिफरेंट है, डिंग टक टिक डिंग, क्या लाइयाँ लाइयाँ इस पर फिट हो सकता है? तो क्या क्या हो गया है, कभी भी नहीं। मैंने कहा कोशिश से कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो हमने किया, ये हो गया। तो लेट्स हेयर दैट सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। Likewise, आपका भी it's बहुत always शुक्रिया। been a बहुत great शुक्रिया आपका। pleasure.